कहानी की शुरुआत 1947 में शुरू होती है, जहां जज एक आदमी को उम्र कैद की सजा सुनाता है। उस लड़के का नाम होता है एंडी डुफ्रेशन, जो एक बहुत बड़े बैंक का वाइस प्रेसिडेंट होता है। उसे उसकी पत्नी और पत्नी के प्रेमी के हत्या के झूठे आरोप में दंडित किया जाता है। एंडी के पास अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए कोई सबूत होता नहीं है। अगले ही पल हम देखते हैं एंडी को शोषण जेल भेज दिया जाता है। ये जेल से आज तक कोई भाग नहीं पाया है। ये जेल एक ऐसी जगह है जहां उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती। यहाँ हर तरफ भ्रष्टाचार, हिंसा और निराशा का माहौल है, जहां उसका स्वागत होता है कठोर जेल वालों द्वारा। यह दृश्य हाईलाइट करता है कि कैदियों का जीवन कितना कठोर और निराशाजनक हो सकता है। अगले पल हम देखते हैं जेल में एंडी की मुलाकात रेड से होती है, जो पिछले कई सालों से जेल में कैदी होता है, जो जेल के अंदर सामान तस्करी करता है। एंडी रेड से एक हथौड़ी मंगवाता है। रेड को लगता है कि एंडी इसका इस्तेमाल भागने के लिए कर सकता है, तो एंडी उसे बताता है कि उसे पत्थर तराशने का शौक है। एंडी को हथौड़ी मिल जाती है। रेड एंडी को सिस्टर गैंग से बचने के लिए सूचित करता है, क्योंकि उनकी गंदी नजर एंडी पर होती है। आगे हम देखते हैं कि जेल की लॉन्ड्री में काम करने के लिए नियुक्त एंडी को सिस्टर गैंग द्वारा घेर लिया जाता है और एंडी को मार मार कर उसका बलात्कार किया जाता है। इसके बाद सिस्टर गैंग ने कई बार एंडी का बलात्कार किया, लेकिन एंडी उनकी शिकायत किसी को नहीं करता है। आगे हम देखते हैं कुछ कैदियों को जेल की छत पर मरम्मत करने के लिए चुना जाता है। एंडी गार्ड बायरन हेनली को अपने मरे हुए भाई की विरासत पर कर लगाए जाने की शिकायत करते हुए सुनता है और उसे कानूनी रूप से पैसे बचाने में मदद करने की पेशकश करता है। गार्ड हेनली मान जाता है, क्योंकि एंडी एक इन्वेस्टर बैंकर होता है। उसके बदले में वह अपने दोस्तों के लिए बियर मंगवाता है और हेनली मान जाता है। आगे हम देखते हैं कि एंडी को फिर से सिस्टर गैंग का सामना करना पड़ा और इस बार सिस्टर गैंग ने एंडी को मार मार कर अधमरा बना दिया जाता है। इसकी वजह से एंडी को अस्पताल भेजना पड़ता है, लेकिन इस बार हेनली बॉक्स को मार मार कर उसे अपंग बना देता है, जिसके बाद में एक न्यूनतम सुरक्षा अस्पताल में बॉक्स को स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब एंडी फिर से यह हमला नहीं होगा। आगे देखते हैं कि वार्डन नॉर्टन एंडी के कैबिन में चेक करने के लिए आते हैं। एंडी के पास बुक्स और पोस्टर के सिवा कुछ नहीं है। तब वार्डन एंडी को कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो बुक है उसकी कोई फेवरेट लाइन सुनाओ। तो एंडी कहता है कि हमेशा चौकन्ने रहो, क्योंकि उसकी नजर सब पर है, वो कभी भी आ सकता है। बाद में वार्डन वहां से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वार्डन ने एंडी को जेल की लाइब्रेरी में नियुक्त करते हैं, जाहिर तौर पर बुजुर्ग कैदी ब्रुक्स हिल्टन की सहायता करने के लिए। लेकिन वास्तव में वार्डन और अन्य जेल के कर्मचारियों को एंडी का वित्तीय विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए। वो सभी गार्ड्स का टैक्स रिटर्न फाइल करता है और लाइब्रेरी को बेहतर बनाने के लिए फंड के लिए राज्य विद्या मंडल को साप्ताहिक पत्र लिखना भी शुरू कर दिया होता है। आगे देखते हैं कि ब्रुक्स एक कैदी को पकड़ के उसे मार डालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे फिर से सजा हो और वो जेल में ही रहे। सबके समझाने में बाद ब्रुक्स मान जाता है और उसे छोड़ देता है। ब्रुक्स को जेल से पेरोल पर रिहा कर दिया जाता है, लेकिन वह बाहरी दुनिया के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया और आखिरकार खुद को फांसी लगा लेता है। एंडी के लगातार कई सालों के पत्रों के बाद विद्या मंडलों ने लाइब्रेरी को दान भेजा, जिसमें द मैरिज ऑफ फिगारो की रिकॉर्डिंग शामिल थी। एंडी सार्वजनिक संबोधन प्रणाली पर एक अंश बजाता है और जेल के नियमों का उल्लंघन करता है। एकांत कारावास की सजा से पहले व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक पल अनुभव करता है। आगे देखते हैं कि एकांत कारावास से रिहा होने के बाद एंडी रेड को समझाता है कि आशा ही वह चीज है जो उसे उसकी सजा से बचाती है। 1963 में नॉर्टन सार्वजनिक कार्यों के लिए जेल के श्रम का शोषण करना शुरू कर देता है। कुशल श्रम लागतों को कम करके और रिश्वत प्राप्त करके लाभ कमाता है। एंडी धीरे धीरे वार्डन के काले धन को रैंडल स्टीफेंस नाम के फेक आईडी से धो देता है। आगे हम देखते हैं जेल में नए कैदियों की एंट्री होती है और रेड एंड एंडी टॉमी विलियम्स से दोस्ती करते हैं। एंडी टॉमी को उसके सामान्य शैक्षणिक विकास परीक्षा पास करने में मदद करता है। एक बार टॉमी रेड से पूछता है कि एंडी को किस जुर्म के लिए जेल में है, तो रेड उसे बताता है कि उसे अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या की है और वो खुद को निर्दोष साबित करता है। बाद में टॉमी रेड और एंडी को बताता है कि दूसरे जेल में उसके साथी ने उन हत्याओं को करने की बात कबूल की है, जिसके लिए एंडी को दोषी ठहराया गया था।
जब एंडी नॉर्टन को सूचित करता है कि वह निर्दोष है और उनके पास गवाह है, तो वार्डन कार्रवाई करने से इनकार कर देता है। हालांकि एंडी पैसे की लूट और गुप्त रखने का वादा करता है। अगले ही पल हम देखते हैं नॉर्टन भागने के प्रयास की आड़ में हेनली से टॉमी की हत्या करवा देता है और एंडी को एकांत कारावास में भेज दिया जाता है। नॉर्टन फिर धमकी देता है कि अगर वह अपनी योजना को जारी रखने से इनकार करता है तो वह लाइब्रेरी को नष्ट कर देगा, एंडी की सुरक्षा छीन लेगा और उसे और भी कठोर परिस्थितियों में भेज देगा। आगे हम देखते हैं कि 2 महीने बाद एंडी को एकांत कारावास से रिहा कर दिया जाता है। वह संवेदनशील रेड को बताता है कि वह प्रशांत तट पर एक मैक्सिकन शहर जुआनतेजो में रहने का सपना देखता है, जहां वह नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरुआत कर सकता है। वह रेड से वादा करता है कि वह रिहा होने के बाद बक्सटन के पास खास घास के मैदान में जाकर एंडी द्वारा दफनाए गए चीज को ले ले। रेड को चिंता होती है कि एंडी आत्महत्या करने वाला है, खासकर यह जानने के बाद कि उसने एक साथी कैदी से रस्सी मांगी थी। अगले दिन की हाजिरी के समय गार्ड एंडी की कोठरी खाली पाता है। क्रोधित नॉर्टन कोठरी की दीवार पर लटके राफेल वेल्च के पोस्टर पर एक पत्थर फेंकता है, जिससे एक सुरंग का पता चल जाता है, जिसे एंडी ने लगभग 2 दशकों में अपने पत्थरों के हथौड़ों से खोदा था। पिछली रात एंडी सुरंग और जेल के सीवेज पाइप के माध्यम से भाग गया होता है। अपने साथ नॉर्टन का सूट, जूते और सत्संग में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के सबूतों वाला खाता ले गया होता है। जब गार्ड उसकी तलाश कर रहे होते हैं तो एंडी रेंडल स्टीफेंस बनकर कई बैंकों से $3,70,000 से अधिक की लूटी गई रकम निकाल लेता है और फिर खाता एक स्थानीय समाचार पत्र को भेज देता है। राज्य पुलिस शोषण पहुंचती है और हेनली को हिरासत में ले लेती है, जबकि नॉर्टन गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लेता है। अगले साल रेड को 40 साल की सजा काटने के बाद पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है, लेकिन जेल से बाहर की जिंदगी में ढलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और उसे डर की वजह से वह कभी भी ऐसा नहीं कर पाएगा। एंडी से कहे गए अपने वादे को याद करते हुए वह बक्सटन जाता है और एक केस पाता है जिसमें पैसे और पत्र होता है, जिसमें उसे जुआनतेजो आने का निमंत्रण दिया गया है। रेड मेक्सिको की यात्रा करके अपने पैरोल का उल्लंघन करता है, यह स्वीकार करते हुए कि उसे आखिरकार उम्मीद महसूस होती है। वह एंडी को एक समुद्र तट पर पाता है और फिर से मिले दोस्त खुशी से गले मिलते हैं। यह फिल्म हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट्स में बताएं कि आपको फिल्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावी लगा। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगली फिल्म की समीक्षा के साथ।